सौदा के तो शेख खास से लाइक माइंडेड लोग हमेशा वेल कनेक्टेड होते हैं। मैं ज़रा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचती हूँ। मुझे लगता है कि रूमी, अत्तार, दोस्तोयेव्स्की, चेखोव, मोपासां, अरस्तु, अफलातून या जो भी कोई, जिस भी दुनिया, जिस भी ज़माने, जिस भी पस मंज़र, ख़ित्ते, इलाके, सकाफ़त में पैदा हुआ, उसके जो भी हालात थे, उसका जो भी एतक़ाद था, जो भी मज़हब था, मैं कहीं न कहीं उनसे जुड़ी हूँ, मैं उनसे बंधी हूँ। इस वक़्त हम अब्दुल्ला हुसैन, जो कि उर्दू के एक नामवर लिखारी हैं, उनके नावल उदास नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं अब्दुल्ला हुसैन हम में नहीं है, लेकिन आज मुझे उन्हें मुखातिब करके कुछ कहना है। लेकिन उस कहने से पहले मैं उन्हीं के नावल के शुरू में 1 जनवरी 1984 को लंदन में उन्होंने अपने इस किताब के अगले एडिशन के टाइम पर अपने कुछ ख़यालात का इज़हार किया। मैं पहले उन्हीं की ज़बान में वो क्या कह रहे हैं वो पढ़ना चाहूँगी, और फिर मैं आज उनकी रूह से मुखातिब होकर उन्हें इसका एक जवाब देना चाहूँगी। अब्दुल्ला हुसैन लिखते हैं कि हर अदीब और हर शायर अपने हम असर नस्ल के लिए लिखता है। यूँ कभी नहीं हुआ कि कोई अदीब कलम उठाए और कहे कि जी मैं तो आने वाली नस्लों की खातिर अदब तख्लीक करता हूँ। हाँ, अगर एक के बाद दूसरी नस्ल भी इसके अदब को उसी शौक़ से पढ़ती है और इसके साथ ख़ुद को किसी कदर मुंसलिक और मरबूत महसूस करती है, तो ये बात अदीब के लिए गोया बोनस के तौर पर होती है, और इससे उसे वो जो कि आखिर कलम का मज़दूर ही है, इतनी खुशी हासिल होती है जितनी किसी मेहनत कश को ईद के मौके पर एक माह की ज़ायद तनख्वाह के मिलने की होती है, और वो इस पर शुक्रगुज़ार होता है कि ये इसके लिए अतिया नहीं बल्कि कहीं उसका अपना हक़ है। अब्दुल्ला हुसैन दुरुस्त कह रहे हैं, हम सब अपने वक्त में जीते हैं। हम सब जो कहते हैं, जिन अच्छी या बुरी चीज़ों को सोचते हैं, जो करते हैं, वो अपने दौर के लिए, अपने वक्त के लिए करते हैं, और जिस दौर में हमारे प्यारे ज़िंदा हैं, हम उसी से मुताल्लिक़ होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ना हों और हमारे बच्चों में से, हमारे प्यारों में से, या वो लोग जो किसी न किसी तौर हमसे कनेक्टेड हैं, कोई हमें याद कर ले किसी हवाले से, हमारी किसी बात की उसके लिए कोई अहमियत हो, तो ये बोनस है। और शायद ये बोनस इसलिए हमारा हक़ होता है, कोई अतिया खैरात नहीं होती, कि कहीं न कहीं वही बात दूसरे के दिल पर असर करती है, ख़्वाह वो आपके अपने टाइम पर हो या आपके टाइम के बाद, जो दिल से निकलती है। सिर्फ़ दिल से निकलने वाली बात और ख़याल ही दिलों तक पहुँचता है, ख़्वाह उसके लिए कोई सी भी ज़बान हो, और ख़ास ज़बान हो ही ना, बेज़ुबानी भी बहुत कुछ कहती है। और दिल से निकले सिर्फ़ लफ्ज़ नहीं, बाज़ कागज़ों पर बिखरे रंग, बाज़ कोई बहुत जटाधारी पुराना कदीम बरकत का दरख्त, बाज़ात कोई आसारे कदीमा, वो हमें बहुत कुछ कहते हैं। तो यकीन मान लीजिए कि वो जो भी क्राफ्ट होता है, जो भी वो हुनर है, वो तभी अगली नस्ल या उससे अगली नस्लों के दिल पर असर करता है जब वो दिल से कहीं निकला होता है। मैं अब्दुल्ला हुसैन साहब की डेफिनेटली अगली नस्ल नहीं हूँ, उससे अगली नस्ल से मेरा ताल्लुक़ है। वो कहते हैं कि अगर कोई अगली नस्ल का ख़ुद को कनेक्ट कर ले, इससे मरबूत कर ले, तो ये बोनस है राइटर का। मैं अब्दुल्ला हुसैन साहब को ये कहना चाहती हूँ कि वो बोनस से बहुत आगे, वो परमानेंट रॉयल्टी के हकदारों में से हैं। ऑल्दो रॉयल्टी के लॉ के मुताबिक अभी आफ्टर हिज मेरा ख्याल है 15 ईयर्स ऑफ हिज डेथ जो है उनके पास ये राइट है, लेकिन वो एक सिलसिला दराज का हिस्सा हो गए। उनकी तीसरी नस्ल उनके काम से ख़ुद को मरबूत कर रही है। वो काम उनके दिलों को छू रहा है, असर कर रहा है। अगर उनके काम का असर ना होता तो मैं अपने इतने टाइट शेड्यूल के अंदर कभी इस नावल पर बात ना करती, क्योंकि ये नावल मेरे दिल में उतरा।
इसमें इतनी सारी थीम्स हैं कि अलग अलग उन पर बात करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। लेकिन अब्दुल्ला हुसैन साहब, रूहों का भी एक रिश्ता होता है। आपका एक अदना मद्दा आपको ट्रिब्यूट पेश कर रहा है कि आपका काम आपकी अगली नस्ल नहीं, उससे अगली नस्ल तक, बल्कि उससे भी अगली नस्ल तक मुंतकिल हुआ। कैसे? ऐसे कि ये मेरे बेड साइड पर किताब पड़ी है और कुछ महीनों से पड़ी है। मेरे पास वक्त की बहुत किल्लत है और दूसरी किताबें भी मुझे साथ साथ पढ़नी है, जो कि मेरी जॉब का भी हिस्सा है और मेरे शौक़ का भी। तो इस किताब को मैं पहले पढ़ चुकी थी, लेकिन अब बहुत शौरी उम्र में पढ़ रही हूँ। तो मेरे बच्चों को इसका जो टाइटल है उदास नस्लें, वो बार बार आपको शायद ये आपकी रूह को इससे तकलीफ़ हो, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरे मुल्क के इदारों ने जो इस मुल्क का हाल किया, जो खान साहब का हाल किया है, तो ये पूरी नस्लें ही उदास हैं। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान से बेहतर हालात में है, तो फिर मज़ीद उदासी क्यों? लेकिन ये एक दुख की बात है कि आपने उदास नस्लें, उन्हीं उदास नस्लों के बारे में लिखा। लेकिन बहुत रंज से कहूँ तो इस मुल्क की शायद कोई नस्ल खुश ही नहीं हो पाएगी। आपने 20वीं सदी के शुरू से लेकर और उसके मिड तक को कवर किया है, लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि उसके बाद भी ये उदास नस्लें, जिनकी रूहें उदासी से एक इबरत बन चुकी हैं, बेबसी का शिकार हो चुकी हैं, ये नस्लें खुशी के रास्ते में आज तक शायद अपनी तलाश के सफ़र में हैं। ये जिसको पसंद करती हैं कह नहीं सकती, जिनको नापसंद करते हैं उनको सहने पर मजबूर हैं। आपका नावल का ये नाम और कुछ, फिर मैंने अपने बच्चों को इसकी स्टोरी लाइन भी बताने की कोशिश की और उन्हें बताया कि इसमें किन किन मौज़ूआत पर बात की गई है। आप में एक बड़े आदमी का तमाम कमाल है। आप एक नस्ल के नहीं, आप दो नस्लों के नहीं, आप आने वाली सभी नस्लों के लेखक हैं। आप सभी नस्लों के नुमाइंदा हैं। हर महसूस करने वाला दिल, हर सोचने वाला ज़हन और हर तख़य्युल पसंद तख्लीक़कार जो है, वो ज़िंदा रहने के लिए आता है, अगरचे वो एक ज़िंदगी में बहुत बार मरता है। आज मेरी एक कलीग हमारी तरफ आई हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि जीने का एक ही रास्ता है कि हम मरने से पहले मर जाएं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आपके किरदार जो कि ज़िंदा रहे, अपनी तबई ज़िंदगियां पूरी करते नज़र आए, सिवाय हीरो नईम के, वो सब जीते जी कब कब मरे, कैसे मरे, आपने इसका तस्करा किया। आपकी बसीरत, आपकी बसारत कमाल है। मसलन मैं किसान नहीं हूँ, मैं ज़मींदारों के खानवादे से हूँ, लेकिन उन ज़मीनों से मेरा दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर आज मैं सोचूं, नेचर फ्रेंडली बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। मौसमों से, माहौल से, कुदरत से मेरी दोस्ती है। मैं चलता फिरता वेदर फोरकास्ट हूँ। लेकिन आपने मेरे जैसे एक आम बंदे को किसान बना दिया। आपने नईम के थ्रू लास्ट चैप्टर में ज़मीन की निगहदाश्त, जानवरों को रखने के तरीके, खेती बाड़ी, घर बनाना, लेस रिसोर्सेज के साथ ख़ुद को इस्टेब्लिश करना, एक पूरा इल्म, एक पूरी जदीद ज़राअत की साइंस जो है वो आपने पेश कर दी। एक चीज़, उम्मीद, स्टार्ट टिल एंड उम्मीद, कमाल है जो कि आपने एक मेन हीरो के थ्रू उम्मीद का पैगाम दिया। फिर आपने बग़ैर किसी पर कुछ इम्पोज़ किए, बग़ैर कोई मज़हबी मसालिक और बुनियाद परस्ती के, इस खूबी से खुदा की ताकत को, खुदा की वहदानियत को दिलों में उतारने की कोशिश की है। सुभान अल्लाह। फिर आपने हमें यह बताया कि लोग नहीं बुरे होते, बस उनसे गलतियाँ हो जाती, बस उनके मिजाज में कुछ कजियाँ रह जाती हैं। नईम क्या से क्या हो जाता है मौत से पहले, यानी कि एक पूरा सूफ़ी, एक पूरा वली और दरवेश बन जाता है। ये हीरोशिप ये नहीं है कि आप बाय बर्थ हीरो थे। हीरोशिप ये नहीं है
कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हो गए। ट्रू हीरो कौन होता है? जो हमेशा सीखता रहता है। जो वो गुजरे कल में होता है वो आज नहीं होता, और जो आज होता है वो आने वाले कल में नहीं होता। ये सीखने का अमल मुस्तकिल चलता है। ये उसकी बहुत ज़बरदस्त सिफ्त है। फिर आपने मुख्तलिफ सानवी किरदारों के ज़रिए कहानी के कई हिस्सों को मुकम्मल किया। जैसे जब रोशन आगा हिजरत के वक्त अपने बच्चों की बात नहीं सुनते, उनके साथ नहीं आते और उनके घर पर हमला हो जाता है और घर जला दिया जाता है, तो वो अपने एक बाकी रहने वाले मुलाजिम हुसैन के साथ जिन तकलीफ दे हालात में छुपते छुपाते भागते हैं। फिर जैसे कीचड़ और गंदगी और उनके असल लाइफस्टाइल से वो जो डाउनफॉल है, और फिर वो जब हुसैन को ये बावर कराते हैं कि नहीं, हम दोनों एक हैं, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। ये बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा है कि हम अपने बुनियादी दुख, एहसास तन्हाई, सोच, तख़य्युल, ख्वाबों, ख्वाहिशात, आरज़ुओं, दुखों, तकलीफ़ों, मसाइब, मुश्किलात के एक ऐसे नज़्म इज्तिमाई में बंधे हैं कि हम सब एक हैं। इंसान जो हमें अरबों की तादाद में नज़र आता है, असल में दूसरे इंसान से ऐसे जुड़ा है कि वो सब एक अकाई हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सबक है। हिजरत की तकलीफ़, हिजरत का रंज मुझे याद है शोहरत बुखारी की खोए हुओं की जुस्तजू से लेके राख मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब का, और कुरतुलैन हैदर, मंटो, बहुत बहुत खा वो बैदी हैं, इतने लोगों ने, इतने बड़े ब्रेन्स ने उसके ऊपर बात की है कि वो जो उन लोगों के एहसासात थे वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को भी, वो जो दर्द है वो हम तक मुंतकिल हुआ है। और मैं हमेशा इसके लिए बहुत सोचती हूँ, बहुत महसूस करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ। वो जो तारीक राहों में मारे गए, मैं तारीक राह इसलिए कह रही हूँ कि उस राह पर चल के वो जिस मंजिल की तरफ आए थे, वो मंजिल तो खुद अभी तक तारीकियों में गुम है। यहाँ पर तो रोशनी सिर्फ चंद एक के लिए है, लेकिन आपने उस दुख और तकलीफ़ में किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। क्या मैं पाकिस्तान से पहले किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं की? नावल की कहानी चलती जाती है, लेकिन अगर वाक़तन बैनुस सतूर पर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं ये पैगाम है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, ख़ास तौर पर हम जैसे उन जज्बाती लोगों के लिए जो अपनी एनर्जीज़ जो पहले ही ताकतवर लोग खा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो हमें लूट रहा है और हमारी हड्डियां तक नचोड़ के कुछ ताकतवरों की जेबों में डाल रहा है। तो मेरे जैसे जो आम पाकिस्तानी आज तक इस बदबख्ती का शिकार हैं, वो जब अपनी एनर्जीज़, खा वो उनका इल्म है, खा वो उनके रिसोर्सेज हैं, हार्ड अर्नड, उनकी लाइफ में जो कुछ उन्होंने अचीव किया, जब वो डिवोट करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो इन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिलाखिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको वही ताले आसमां घेर लेते हैं और वही अपने मफादात के लिए काम करते हैं। और हमने रजीम चेंज के बाद हालिया तारीख़ में ये चीज़ ख़ुद भी विटनेस किया। सो आपने ये खामोश सबक हम सब के लिए, ये खामोश रहनुमाई भी फराहम की है। आपने ये भी बताया कि आइडियल कुछ नहीं है, कुछ भी आइडियल नहीं है। हर इंसान ख़ता का और बहुत सी खूबियों का मजमूआ है, और जब वो अपनी ख़ताओं को रियलाइज़ कर लेता है तो वो तौबा भी कर लेता है और अपनी इस्लाह भी कर लेता है। ये ऐसे कि जब वो नईम अपने बॉस जिनके साथ वो पार्लियामेंट के ऑफिस पे जाया करते हैं और उनके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है, तो वो अपने एक बॉस के पास एक दिन अपनी ज़िंदगी के 2 रिग्रेट्स शेयर करते हैं, वो जो एक उम्र भर की चुप लगी होती है। एक उस लड़की को धोखा देने की वो बात करते हैं, और वो उस बोझ के नीचे दब जाते हैं। यानी कि जो हमें शऊर आता है, हम दूसरों की गलतियों का ढंढोरा पीटना बंद कर देते हैं। हम अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी कमियों को, कोताहियों को, कजियों को ज़्यादा महसूस करते हैं, और उनके लिए इंसानों से भी शर्मिंदा होते हैं और अपने रब के दरबार में भी शर्मिंदा होते हैं। और हमारी ज़िंदगियों में सबसे भारी बोझ खुद हमारे गुनाहों का, हमारे बुरे अमाल का होता है। और इसके साथ ये सबक भी है कि कभी कभार
हम लाख चाह लें, लाख सोच लें, हम तौबा तो कर सकते हैं, तलाफ़ी नहीं कर पाते। हमारे मज़रूब कहीं न कहीं वक़्त में ओझल हो गए होते हैं। तो ऐसी सूरत में तौबा का सफ़र रहता है और वो जो हमने इस्लाह अपनी की होती है, हम उसको आगे से आगे उस सफ़र को लेके चलते हैं। ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया। उदास नस्लें के साथ इसके अगले हिस्से में